हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिमांड। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिमांड होता क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ डिमांड या मांग का अर्थ। ठीक है, तो डिमांड क्या होता है? डिमांड इज़ द नंबर ऑफ गुड्स दैट द कंज्यूमर आर रेडी एंड एबल टू बाय एट सेवरल प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता जब निश्चित कीमतों पर, ठीक है, निश्चित अवधि के दौरान विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार भी है और सक्षम भी है। इट मीन्स कि जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की सबसे पहले क्या होनी चाहिए? डिज़ायर होनी चाहिए, यानी कि उसको उसको पाने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, वांट होनी चाहिए कि जब आप किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हो तो उससे पहले उसके लिए आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ इच्छा होना किसी चीज़ की, या डिमांड हो किसी चीज़ की इच्छा होना या किसी चीज़ की वांट होना ही जो है डिमांड नहीं कहलाती। ठीक है, डिमांड के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपके पास एबिलिटी या कैपेसिटी भी होनी चाहिए उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि मुझे जो है वो मर्सिडीज़ को ख़रीदने की इच्छा है, या मुझे आईफ़ोन को लेने की इच्छा है, मेरी वांट है, लेकिन आई एम नॉट कैपेबल, कि मैं उसको ख़रीदने में सक्षम नहीं हूँ, मैं उसको ख़रीदने के लिए एबल नहीं हूँ, तो क्या मैं उसकी डिमांड क्रिएट कर रही हूँ? तो नहीं, मैं उसकी डिमांड क्रिएट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो किसी चीज़ की डिमांड को क्रिएट करने के लिए, या हम किसी वस्तु की डिमांड तब बोलते हैं किसी चीज़ के लिए जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पाने की, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता हो। ठीक है, उसके पास उसको खरीदने की कैपेसिटी और एबिलिटी भी हो, और तीसरा कि वो उस चीज़ को खरीदने के लिए, उस पे पैसा खर्च करने के लिए विलिंग भी हो, तैयार भी हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, सपोज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि मुझे एप्पल का फ़ोन ख़रीदना है 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब ये मेरी क्या है? वांट है, यानी कि डिज़ायर है। तो क्या मैं उसकी डिमांड क्रिएट कर रही हूँ? तो सिर्फ डिज़ायर होना या वांट होना जो है डिमांड को क्रिएट नहीं करता। ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपए भी हैं, यानी कि मैं एबल भी हूँ, यानी कि मैं कैपेसिटी भी है मेरे पास उस फ़ोन को ख़रीदने की। लेकिन मैं वो 1 लाख रुपए उस एक मोबाइल फ़ोन पे खर्च नहीं करना चाहती। आई एम नॉट विलिंग। ठीक है, तो अगर मैं उस 1 लाख रुपए को फ़ोन पर खर्च नहीं करना चाहती, ये होने के बावजूद कि मुझे उसकी उसकी इच्छा भी है, उसकी वांट भी है, और मैं एबल भी हूँ उसको ख़रीदने के, फिर भी मैं विलिंग नहीं हूँ 1 लाख रुपए एप्पल के फ़ोन पर खर्च करने के लिए, तो भी मैं उस एप्पल के फ़ोन की डिमांड को क्रिएट नहीं करती हूँ। ठीक है, तो हम किसी वस्तु की डिमांड को तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हमारे पास डिज़ायर हो, एबिलिटी हो, और हम विलिंग भी हो स्पेंड करने के लिए, यानी कि हम उस चीज़ पे खर्च करने के लिए इच्छुक भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी वस्तु की डिमांड को क्रिएट करने के लिए। अब हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या कहता है? ठीक है, ये शो करता है टैबुलर स्टेटमेंट वेरियस क्वांटिटीज़, ठीक है, जो कंज्यूमर ख़रीदना चाहता है, विलिंग है और रेडी है बाय करने के लिए, एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब हमें डिफरेंट प्राइजेस दे रखे हैं किसी वस्तु के एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, तो कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट की ख़रीदने के लिए विलिंग है या रेडी है, ठीक है, वो कहलाता है, वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है डिमांड शेड्यूल। तो जब हम बात करते हैं किसी एक व्यक्ति की, एक फर्म की, एक कंपनी की, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, जब हम सिंगल पर्सन की या सिंगल फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल के अंदर अगर हम देखें तो कमोडिटी के डिफरेंट प्राइजेस दे रखे हैं, 50, 40, 30, 20 एंड 10। और अगर प्राइस जो है वो 50 है तो कंज्यूमर उसकी एक क्वांटिटी को परचेज़ करने के लिए तैयार है, एक kg। 40 है तो 2 kg, 30 है तो 3 kg, 20 है तो 4, 10 है तो 5। ऐसे ही डिफरेंट प्राइजेस पे वो
डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो हैं वो परचेज़ करने के लिए तैयार है उस कमोडिटी की। तो ये जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है इसको हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। अब हम बात कर रहे हैं डिमांड कर्व की, ठीक है। तो वही शेड्यूल को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं 2 एक्सेस पर, जिसमें हमने वाई एक्सेस पर लिया है प्राइस कमोडिटी का और एक्स एक्सेस पे लिया है हमने क्वांटिटी डिमांडेड। तो जैसे जैसे प्राइस जो है वो कम होता जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि मांग की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। तो अगर प्राइस जो है वो 50 था तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी 1, प्राइस 40 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 हो गई, 30 हुआ तो 3 हो गई, 20 हुआ तो 4 हो गई, 10 हुआ तो 5 हो गई। और इसी तरह से जो हमारा डिमांड कर्व हुआ वो हमारा डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग बना, जो कि शो करता है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा किसी कमोडिटी का तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, ठीक है। और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो बाकी अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो सभी फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहें और सिर्फ जो प्राइस है कमोडिटी का, सिर्फ अगर उसमें बदलाव आता है, उसमें चेंज आता है, तो क्वांटिटी पे जो चेंज आएगा उसको शो करता है डिमांड कर्व, ठीक है। तो अगर अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कांस्टेंट हैं और प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होगी, जो शो करेगा हमारा लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व से। अब अगर हम बात करें मार्केट डिमांड की या बाज़ार मांग की, तो व्यक्तिगत मांग हमने पढ़ लिया, इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं किसी एक फर्म की, एक इंडिविजुअल की या एक कंपनी की। और जब हम एग्रीगेट बात करते हैं कि अगर बाज़ार में जितने भी, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, ठीक है, या जितनी भी फर्म्स हैं उनको अगर हम इकट्ठे उनकी डिमांड को देखें, यानी कि एक इंडस्ट्री की डिमांड क्या होगी, तो उसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड, ठीक है। तो मार्केट डिमांड क्या होगी, डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स ऑफ अ गुड और सर्विस एट अ गिवन प्राइस, कि किसी निश्चित मूल्य पे एक वस्तु या सेवा के सभी उपभोक्ताओं की कुल मांग को हम क्या बोलेंगे, बाज़ार मांग बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि टेबल में दिख रहा है सभी को कि अगर प्राइस है गुड का 5, 10, 15, 20, 25, तो कंज्यूमर ए ने जितनी क्वांटिटीज़ को ख़रीदने की डिमांड दी, ठीक है, फिर कंज्यूमर बी की डिमांड है, और जब हम कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी की डिमांड को टोटल कर देते हैं तो वो कहलाती है हमारी मार्केट डिमांड। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला जो कारक है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की अपनी कीमत, ठीक है। तो जैसा हमने पहले ग्राफ में भी देख लिया कि वस्तु की अपनी कीमत कैसे प्रभावित करती है डिमांड को, कि जब बाकी जो फैक्टर्स हैं, जो बाकी 4 फैक्टर्स आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं, वो सभी फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहते हैं यानी कि स्थिर रहते हैं, तो जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी, ठीक है, जो कि इन्वर्स या विपरीत संबंध को दर्शाता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो एक रैशनल कंज्यूमर होगा, एक विवेकशील उपभोक्ता होगा, वो सस्ती चीज़ों को ज़्यादा खरीदेगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो कम खरीदेगा, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम 2 तरह के गुड्स पढ़ते हैं, संबंधित वस्तुएं हम 2 तरह की पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स या स्थानापन्न वस्तुएं हम उन वस्तुओं को बोलते हैं, उन गुड्स को बोलते हैं जो एक दूसरे की जगह पर
ठीक है, जो है इस्तेमाल की जा सकती हैं, एक दूसरे के स्थान पर यूज़ की जा सकती हैं। जैसे कि पेन पेंसिल हो गया, चाय कॉफ़ी हो गया, ठीक है। तो जो एक के स्थान पर दूसरी इस्तेमाल की जा सकती है उसको हम कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड सॉरी उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं होती हैं जो एक साथ यानी कि जिनका कंबाइंड यूज़ होता है, जॉइंटली यूज़ कर सकते हैं हम जिनको, और एक के बिना दूसरे का कोई यूज़ नहीं होता। जैसे पेन और इंक हो गया, ठीक है। जैसे कार और पेट्रोल हो गया, कार पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती या डीजल के बिना नहीं चल सकती। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, यानी कि दोनों को साथ में ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसके बाद इनकम है कंज्यूमर की, जो डिमांड को अफेक्ट करती है। कंज्यूमर की इनकम अगर ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। लेकिन ये होगा इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। अगर सामान्य वस्तुओं की बात कर रहे हैं, सामान्य वस्तुओं में जो इनकम इफेक्ट होता है वो धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन हम दूसरी तरह की वस्तुएं पढ़ते हैं, इन्फीरियर गुड्स, ठीक है, निम्न कोटि की वस्तुएं जिनको बोलते हैं। तो उसमें जो इनकम इफेक्ट होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है, जिसमें कि अगर इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज़ होगी तो डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो डिक्रीज़ होगी तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर कंज्यूमर ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा उसके पास इनकम है, तो वो जो घटिया वस्तुएं हैं या जो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं उनको कम खरीदेगा और नॉर्मल गुड्स को यानी कि सामान्य वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेगा। और अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो कम है तो वो क्या करेगा, सामान्य वस्तुओं को कम खरीदेगा और निम्न कोटि की वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं कंज्यूमर के, जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली कि अगर हम बात करते हैं चाय और कॉफ़ी की, तो अगर किसी एक इंडिविजुअल को कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसका टेस्ट जो है वो सिर्फ कॉफ़ी के लिए डेवलप होता है, उसको चाय पसंद ही नहीं है, वो पीता ही नहीं है, तो चाय का प्राइस कम हो ज़्यादा हो, कॉफ़ी का प्राइस कम हो ज़्यादा हो, उससे उसकी कॉफ़ी की डिमांड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो तब भी कॉफ़ी को ही प्रेफर करेगा, उसका तब भी कॉफ़ी को ही ख़रीदेगा, क्योंकि जो उसका टेस्ट है, जो उसकी प्रेफरेंसेस हैं, वो किसके लिए हैं, कॉफ़ी के लिए हैं, चाय के लिए नहीं है। तो इस तरह से टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक्सपेक्टेशन है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन करता है फ्यूचर प्राइजेज़ की, कि अगर कंज्यूमर ये एज्यूम कर रहा है कि आने वाले समय में जो प्राइजेज़ हैं किसी पर्टिकुलर गुड के वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो अभी एट प्रेजेंट उस गुड की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब आपको पता है कि आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है और वो आने वाले समय में भविष्य में महंगी हो जाएगी, तो पहले से ख़रीद के रख लोगे, है ना। तो अभी जो है उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कंज्यूमर कि आने वाले समय में भविष्य में किसी वस्तु की जो प्राइजेज़ है वो डिक्रीज़ होने वाले हैं, तो क्या करोगे कि अभी जो आपको ख़रीदना है उसको भविष्य के लिए टाल दोगे, कि आज नहीं खरीदते, आने वाले समय में जो है प्राइजेज़ कम हो जाएंगे तब हम उसको परचेज़ कर लेंगे, तो अभी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कैसा रिलेशन होगा इसके बीच में, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और डिमांड के बीच में, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा, कि अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो अभी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर हम ये एक्सपेक्ट करें फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज़ होंगे तो अभी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आगे हम एलेबरेटली और पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।